विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 17, सफेद फूल और काली रात। 2 जुलाई की शाम 8 बजे, जो कि प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल का 25वां जन्मदिन था, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मिसेज रहीमतुल्ला छिनॉय के अस्तबल प्रांगण के द्वार के ऊपर वाले कमरे में निराशा में पड़े हुए थे। वह एक प्रभावी कैदखाना था। खिड़कियों पर सलाखें बाहर से प्रवेश रोकने के लिए थीं, लेकिन वे भीतर से निकलने में भी उतनी ही प्रभावी थीं। दोनों ओर पहली मंजिल के अन्य कमरों में जाने वाले दरवाजे बंद थे। यदि वह भागना भी चाहते तो यह प्रक्रिया कठिन होती। नीची झुकी हुई छत के नीचे वातावरण दमघोंटू था और उनका बिस्तर, जो भूसे के ढेर पर डाली गई एक कंबल से बना था, बिल्कुल आरामदायक नहीं था। फिर भी वह किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं थे। दिन के समय उनके पास कई लोग आए, लेकिन अब तक वह व्यक्ति जिससे मिलने वह आए थे जानबूझकर उनसे बचता रहा। जहां मनोज शाही उत्सुकता से बेचैन दिखता था, वहीं मिसेज रहीमतुल्ला अब तक दिखाई नहीं दी थीं। यह उनके योजना का एकमात्र पहलू था जो अभी तक असफल रहा था, और इसी में वह पूरी तरह अंधेरे में थे और वह स्पष्ट रूप से समझते थे कि सब कुछ मिसेज रहीमतुल्ला के स्वभाव पर निर्भर करता है। दिन भर में उन्होंने यह पता लगा लिया था कि उस महिला के पास ऐसे आदमियों की संख्या बहुत अधिक है जितने उन्होंने पोकर गेम में देखे थे, लेकिन उन्हें इलाम बाजार के पार पीले कारवां के विचार से सुकून मिलता था। उन्होंने खड़े होकर खिड़की से बाहर झांका। पश्चिम में सुनहरी आकाश पर गहरे नीले बादलों की लंबी धारियां सरकने लगी थीं। आंगन से उठी खड़खड़ाहट उन्हें दूसरी खिड़की तक ले गई और वह नीचे देखने लगे। ठीक वैसा ही दृश्य जैसा मनोज शाही ने लेडी दमयंती बेन शाह की मृत्यु के अगले दिन कप हाउस में उस उदासीन समूह को बताया था। मिसेज रहीमतुल्ला एक डरे हुए अस्तबल के लड़के और उतने ही दुखी मेजर की सहायता से अपनी बची हुई नस्लीय घोड़ी को एक बक्से से दूसरे बक्से में ले जा रही थीं। वे एक असाधारण दृश्य थे। वह औरत लंबी, कोणीय और अपनी चूहे पकड़ने वाली सवारी की पतलून और गेटर्स में पहले से कहीं ज्यादा मर्दाना दिख रही थी, और उसकी सफेद कमीज उसकी गर्दन तक कसकर बटन की गई थी, जिसे उसी रंग की ऊंची टाई से पूरा किया गया था। उसके कटे हुए बाल खुले थे और संध्या की रोशनी उसके पीले विकृत चेहरे पर पड़ रही थी। वह जानवर काले साटन जैसी चमड़ी वाली एक सुंदर घोड़ी, जो सिर्फ एक सफेद टांग छोड़कर पूरी काली थी, घबराई हुई और चिड़चिड़ी थी। वह एक शिकारी की तरह भारी और बहुत ऊंची थी, और जब वह हिलती थी तो उसकी मांसपेशियां उसके कंधों पर ऐसे लहराती थीं जैसे हवा से पानी कांप उठे। वह दूसरे बक्से में जाने से इनकार कर रही थी और अपने अगले पैरों से बुरी तरह हवा में मारते हुए उठ खड़ी हुई। मिसेज रहीमतुल्ला, जो एक हाथ से लगाम पकड़े हुए थीं, ने अपनी कोढ़े से घोड़ी पर प्रहार किया। बार बार घोड़ी ने इनकार किया। आंगन में खड़खड़ाहट गूंज उठी, लेकिन वह औरत अडिग थी। दर्जनों बार वह सिर्फ अपने कौशल और उसे एक मजबूत लोहे जैसी कलाई के सहारे खुद को बचाती दिखाई दी, जिससे उसने घोड़ी को पकड़ा हुआ था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को उस घोड़ी का नाम याद आया, बिटर एलोज। जैसे ही यह शब्द उनके मन में आए, बाहर की लड़ाई अचानक समाप्त हो गई। घोड़ी अपनी मालकिन पर बुरी तरह झपटते हुए उसकी मुलायम नाक पर एक छोटा लेकिन बहुत जोरदार स्त्री मुक्का पाकर पीछे हट गई, और इस अप्रत्याशित हमले से पीछे हटते ही औरत ने मौका पकड़ लिया और उसे बिना विरोध के बक्से में लौटा दिया। मिसेज रहीमतुल्ला एक पल बाद बाहर निकली, कठोर और विजयी मुद्रा में, अपनी जीत के प्रति पूरी तरह सजग। उन्होंने मेजर की भद्दी बधाई को बकवास मत करो कहकर ठुकरा दिया, जिसकी तीखी आवाज मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी तक उनके कारावास में स्पष्ट रूप से पहुंची, और एक बार फिर आंगन सूना हो गया। वह कुछ देर तक खिड़की के पास खड़े रहे, मन ही मन परेशान। हाया तो वह छोटा जापानी नस्ल का आदमी उन्हें उलझन में डालता था, और फिर वह सफेद बालों वाला आदमी भी था। यह कहना मुश्किल था कि वह किस पेशे से जुड़ा हो सकता है। बाकी सब मामलों में वे इंतजार करने को तैयार थे। अगर मिसेज रहीमतुल्ला के व्यक्तित्व में स्त्रीत्व की कोई भी झलक है
तो वह किस्मत बताने की घटना के बाद उनसे मिलने जरूर आएगी। उन्हें थोड़ी हैरानी थी कि वह अब तक नहीं आई। उस क्षण का सबसे महत्वपूर्ण सवाल और उनके वर्तमान हालात का अकेला कारण यह था कि क्या मिसेज रहीमतुल्ला अकेली सोसिएते अनोनाइम की कर्मचारी हैं? क्या वही वह शौकिया है जिसने मनोज शाही और उसके साथियों की पेशेवर मदद से पटेल चैलिस की पूरी योजना को अंजाम दिया? क्या वही वह कर्मचारी है जिसकी मृत्यु समाज के नियमों के अनुसार इस खोज को स्थगित करने का एकमात्र कारण बन सकती है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उतना ही अपने लिए जितना कि मिसेज रहीमतुल्ला के लिए पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की कि ऐसा न हो। उन्होंने और प्रतीक भाई दोनों ने इस मामले के इस पहलू को मानसिक रूप से टाल रखा था और पूरी लगन से चैलिस की तत्काल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन यह प्रश्न हमेशा पृष्ठभूमि में छिपा रहा था और अब भैरवनाथ मुखर्जी को लगा यह मान्यता की मांग कर रहा था। चाहकर भी वह इस विषय से हट गए और अपने विचार टॉवर की ओर मोड़ दिए। उन्होंने उस शांत और कुछ गंभीर से डिनर पार्टी की कल्पना की जो इस समय चल रही होगी। सर दक्षेश भाई, प्रमोद भाई पटेल मेज के शीर्ष पर बैठे होंगे, उनके दाईं ओर प्रतीक भाई, सामने पारुल और उसके बगल में परमानंद, वह बूढ़े पुजारी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अंतरंग सभा के बावजूद बातचीत में एक प्रकार की झिझक होगी। उस गुप्त कक्ष की छाया जो सभी पर क्रूरता से मंडरा रही होगी, वही गुप्त कक्ष जिसमें असली पटेल चैलिस रखा गया था, और साथ ही कुछ ऐसा जो सर दक्षेश भाई, प्रमोद भाई पटेल के विचारों से कभी जाता ही नहीं था। उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या प्रतीक भाई भी उसी तरह प्रतिक्रिया देगा जैसे उसके पिता ने दी थी, या यह रहस्य साझा करने से वृद्ध व्यक्ति के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। उनके विचारों में विघ्न तब पड़ा जब प्रांगण में मोटर इंजन की आवाज आई और खिड़की से दूसरी ओर झांकते हुए जहां वह खड़े थे, उन्होंने मनोज शाही को गैरेज से कार निकालते देखा। इस साधारण सी क्रिया में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अनावश्यक रूप से चौंका दिया। एक तूफान उठ रहा था और दिन भर की दमनकारी गर्मी अब असहनीय हो चुकी थी। मनोज शाही घर के भीतर चला गया और भैरवनाथ मुखर्जी कार को इत्मीनान से देखने लगे। सामने की सीट पर उन्हें एक बेहद लचीली रस्सी की कुंडली दिखाई दी जो जगह जगह से गांठ लगी हुई थी। वह उलझन में पड़ गए और खिड़की की सलाखों से झांकता उनका पीला चेहरा लगभग किसी बच्चे की असहजता झलका रहा था। एक अलग सी तैयारी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। तभी पीछे ताले में चाबी घूमने की आवाज हुई और वह तुरंत पलटे। मिसेज रहीमतुल्ला तेजी से कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने वही पोशाक पहन रखी थी जो भैरवनाथ मुखर्जी ने उन्हें आंगन में पहने देखा था, और छोटा सा चाबुक अब भी उनके हाथ में था। वह दरवाजे की ओर पीठ किए पैर थोड़ा फैलाकर खड़ी रहीं और उन्हें अपमानजनक दृष्टि से निहारा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि उनके ऊपर उस महिला के व्यक्तित्व की तीव्र शक्ति केंद्रित थी। अपने थोड़े से अस्थिर और उतार चढ़ाव भरे करियर में उन्होंने जोरदार और अप्रिय व्यक्तित्वों का सामना किया था, लेकिन कभी किसी स्त्री में नहीं, और यही बात उनकी सामान्य शालीनता को क्षण भर के लिए छीन ले गई। तुमने आज सुबह शेव नहीं किया। मुझे साफ सुथरे मर्द पसंद हैं। मुझे नहीं चाहिए कि तुम अब और इस मंडेर में रहो। यहां आ जाओ, चलो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसके आदेश पर दुखी सा चेहरा बनाया, लेकिन फिर भी पालन करते हुए एक के बाद एक ऐसे ही मंडेरों से होते हुए उस कमरे में पहुंचे जो पहले से भी अधिक गर्म और धूल भरा था। हालांकि वहां बाहरी दीवार में एक छोटी सी खुली जाली थी जो इलाम बाजार की ओर खुलती थी, खिड़की के स्थान पर। मिसेज रहीमतुल्ला उनके पीछे कमरे में आईं और दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहती हूं कि तुम यहां रहो क्योंकि दोनों दरवाजे बाहर से बंद होते हैं। अब बताओ जवान आदमी, तुम यहां आए क्यों थे? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचते हुए कहा, आपका यह कहना कि मैंने शेव नहीं किया, उससे मुझे ठेस पहुंची है। आपके किसी भी दोस्त ने मुझे रेजर नहीं दिया। कभी मेरे पास दाढ़ी थी, उसका नाम मैंने रखा था इम्पुडेंस, चीक से निकली हुई परसुएजन। समझी आप? बड़ा बढ़िया नाम था, है ना?
मिसेज रहीमतुल्ला ने अपने होंठों पर एक कड़वा सा मुस्कान आने दिया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, बेशर्मी लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे अफसोस है कि तुम इस चक्कर में फंस गए। तुम मजेदार हो सकते थे। खैर, चूंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, यह तो साफ है कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारा इस तरह से बंदी बनना तुम्हारे मालिकों को यह समझाने के लिए एक बढ़िया बहाना देता है कि तुम असफल क्यों हुए। मैं इस बात को समझती हूँ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। अरे वाह, उन्होंने कहा, यह तो अच्छा विचार है। तुम इस शानदार निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? मिसेज रहीमतुल्ला टस से मस नहीं हुई। यह काफी चालाकी से किया गया, उन्होंने न्यायपूर्ण लहजे में कहा। कितना अफसोस की बात है कि तुम इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर सकोगे। मनोज का मानना है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बातें पता हैं, इसलिए तुम भाग नहीं सकते। मैंने कभी ब्लैकमेल नहीं चुकाया है और अब तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ये शायद आपके साथ रहने वालों की संगत का असर है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गरिमा से कहा। मेरी यूनियन ब्लैकमेल की इजाजत नहीं देती। मुझे नहीं पता था कि मैं यहां स्थायी मेहमान बन जाऊंगा, उन्होंने हंसते हुए जोड़ा। उम्मीद है कि आप मुझसे लोहे का मुखौटा पहनने की उम्मीद नहीं करेंगी। मिसेज रहीमतुल्ला ने अर्थपूर्ण ढंग से भौहें उठाईं, पर कुछ नहीं बोली और उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि आपका इरादा फिलहाल मुझे यहां तब तक रखने का है जब तक आप अपने बॉम्बे एजेंट्स के साथ सब कुछ ठीक से तय नहीं कर लेती। महिला ने उस पर तीखी नजर डाली। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें अब तक सफलता नहीं मिली है। तुम बहुत चालाक निकले, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, उस नकली चैलिस को लेकर इतना हो हल्ला मचाकर। थोड़ा बच्चा जैसा था शायद, लेकिन काफी प्रभावशाली। तुमने हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद करवा दिया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की हल्की आंखें चश्मे के पीछे चमक उठीं। यह वार सीधा उनके दिल पर लगा था। तो तुमने यह पता लगा ही लिया, उन्होंने कहा। तुम लोग काफी तेज निकले। छोटा भैरवनाथ जरा ज्यादा ही आराम से चल रहा था, ऐसा लग रहा है। ओह ओह ओह, अब आगे क्या करोगी? कोई शानदार ट्रेजर हंट रखोगी और इनाम बांटोगी? जब तुम्हारा निशाना सही होता जाएगा मैं आकर बताऊंगा। मुझे बकवास पसंद नहीं। असल में मेरे पास हास्यबोध बहुत कम है। खास बात है और ईमानदारी की भी मिसाल, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शिष्टता से कहा। क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं? जो चैलिस तुम्हारे पास पहले से है उसे ही ले लो। वो कप हाउस में टॉवर में उसी दिन से है जिस दिन वह बना था। अपने मालिकों को वहीं सौंप दो। अगर वे उसमें नुक्स निकालें तो तुम ईमानदारी से कह सकती हो कि तुम्हारे अनुसार यही असली पटेल चैलिस है। मुझे लगता है वे भुगतान कर देंगे। अब तुम वाकई मजेदार हो रहे हो। तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है ऐसा लग रहा है। नकली कप परसों ही टॉवर वापस भेज दिया गया था। मुझे अच्छी तरह पता है कि असली चैलिस कहाँ है और मैं उसे लेने वाली हूँ। मनोज शाही, हरमीत बब्बर, हामिद मुस्तफा शेख, द मेजर, पुराने अंकल टॉम, हयातो और बाकी सबके साथ मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। पैरोल में तुम्हारा ज्यादा नाम नहीं आएगा, है ना? मां, क्या ये सब वाकई जरूरी है? पापा को भी तो अपना हिस्सा चाहिए, मालूम है ना? मिसेस रहीमतुल्ला ने सिगरेट पीनी रोक दी। वह उनके पतले होंठों में डीली सी लटक रही। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने खांसते हुए अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और गंभीरता से उसे देखा। अगर तुम वाकई इस पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदार हो, उन्होंने गहराई से कहा, तो स्थिति अत्यंत असहज और जटिल हो जाती है। साफ साफ कहूं तो इस मामले का उचित अंत करने के लिए हम में से एक या दोनों को इस चित्र से प्रभावी ढंग से हटना पड़ेगा। यह बात मिसेज रहीमतुल्ला ने अनमने ढंग से कहा। मुझे पहले ही सूझ गई थी। तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे मेरे दोस्त। धमकियां? क्या अब तुम्हें फुफकारना नहीं चाहिए था? तुम्हें मुझ पर एक बढ़त यह भी है कि तुम उस भूमिका के अनुसार तैयार हो। मुझे एक नकली मूंछें दे दो, मैं भी खलनायक बन जाऊंगा। धुंधलका धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि वे अब भी सामने मंढेर के उस पार उसका सफेद चेहरा देख सकते थे, पर उन्हें लग रहा था कि वह अब और भी असहज स्थिति में है।
क्योंकि उस चेहरे के बारीक हाव भाव अब अस्पष्ट हो चुके थे। मुझे यह जानकर दिलचस्पी होगी कि तुम्हें किसने काम पर रखा था। पटेल परिवार ने, शायद? उन्हें पहली बार इसकी भनक कैसे लगी? खैर, मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया। ईश्वर जानता है, उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, स्वाभाविक है। मैंने अपने जीवन में 2 बार दौलत उड़ाई है, इसलिए मुझे तीसरी बार कमानी ही पड़ेगी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसे एक छोटे से चूहे को हस्तक्षेप करने दूंगी? तुम मुझे कम आंक रही हो, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने दृढ़ शिष्टता से कहा। पुरुषत्व, बुद्धिमत्ता और उपाय क्षमता मेरी ताकतें हैं। उन्होंने यह आखिरी पंक्तियां बोलते हुए अपनी आवाज पहली बार ऊंची की। तुरंत उनके पैरों के नीचे खुरों की आवाज गूंजी और फिर लकड़ी पर जोरदार लातों की आवाज आई, जिससे पूरा ढांचा कांप उठा। बिटर एलोज, वो इसी के नीचे के खानों में है। तुम अच्छी संगत में हो, पर अपनी आवाज नीची रखो। वो अजनबियों के प्रति खतरनाक है। घर की मालकिन के प्रति भी बहुत दोस्ताना नहीं दिखी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें आंगन में उसके साथ एक जोड़ी बिल्ली के बच्चों की तरह खेलते देखा था। मुझे लगा था कि वो तुम्हें अपने अगले पैरों से कुचल देगी। मिसेस राहिमतुल्ला ने तेज लेकिन भावशून्य आवाज में कहा, उसने पिछले साल एक लड़के को मार डाला। मुझे उसे गोली मारने का आदेश मिला था, पर मैंने बचा लिया। वो छोटा बदमाश अचानक उसके सामने आ गया था। मैंने पूरी घटना देखी। वो मौत बहुत भयानक थी। उसके अगले पैर स्टील के हथौड़ों जैसे हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कंधे उचकाए। तुम्हारा पालतू जानवरों का स्वाद काफी अजीब है, उन्होंने टिप्पणी की। हरमीत बब्बर और बिटर एलोज बहुत शानदार जोड़ी है, लेकिन क्यों न हम इस नाटकीयता को छोड़ें और फिर से व्यापार की बात करें। सबसे पहले सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूं, जाहिर है तुम्हारी योजना क्या है? तुम सोचती हो कि तुम इससे कैसे बच निकलोगी? मुझे रोकने से तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम शायद यह भूल रहे हो कि मुझे इस काम में शामिल ही क्यों किया गया था। मेरी स्थिति अडिग है। मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूं, बिना किसी डर के, और जितने चाहूं उतने खुरदरे लोगों को अपने आसपास रख सकती हूं, बिना किसी को शक हुए। यही फायदा होता है मेरे जैसे पेशे और प्रतिष्ठा का। समझ गया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। और तुम्हारी यही प्रतिष्ठा, साथ ही तुम्हारी वित्तीय हालत जिसने तुम्हें लगभग हताश कर दिया था, यही तुम्हें यह ठेका दिलाने में काम आई, जैसा कि हम बड़े व्यापार में कहते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह था कि तुम सोचती हो कि बाद में साफ साफ बच निकलोगी, जैसे यहीं रहना जारी रखना। क्यों नहीं? सिर्फ शक के आधार पर मेरी प्रतिष्ठा नहीं हिल सकती। यहां तक कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर लेती, तो मेरे पास एक सुनहरा प्याला चुराने की क्या वजह हो सकती है? वो बिकाऊ नहीं है, और मैं वो नहीं हूं जो ड्राइंग रूम सजावटी चीजें इकट्ठा करे। पुलिस मेरे मालिकों के बारे में पूछने वाली नहीं है। एक बार वो प्याला मेरे हाथ में आ गया, तो मैं जो चाहूं कर सकती हूं। पटेल लोग अपने नुकसान को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से कहूं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस इस मामले में कुछ करेगी, और आम काउंटी भावना ने तो मुझे बहुत पहले ही प्रभावित करना बंद कर दिया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि इससे भी बड़े घोटालों से मैं बचकर निकली हूं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी चुप रहे और उसने अंधेरे में उसे जिज्ञासु निगाह से देखा। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे मालिक कितने चालाक हैं, उसने धीरे से कहा। तुम सही हो, तुम अडिग हो। असल में तुम्हारी पूरी योजना में बस एक ही कमजोर कड़ी है, और वो मैं। देखो, मैं भी इस समाज के नियमों को तुम्हारी तरह ही जानता हूं। तुम मेरी समझ से, वह शांति से बोलते गए, मुझे मारने का सोच रही हो। मुझे अपने मामलों में तुम्हारे हस्तक्षेप की इजाजत देना मूर्खता होगी। तुम शायद मेरे लिए उपयोगी हो सकते थे, लेकिन जैसी स्थिति है, तुम तो बस एक अभागी मुसीबत हो। मैं तुम्हें मारने का सोच नहीं रही हूं, मैं तुम्हें मारने की तैयारी कर रही हूं। तो ये है बॉम्बे मेरी जान, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। मुझे शिकागो भेज दो,
माफ करना बार बार अड़चन डालने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा शव यहां पड़े रहना एक सामाजिक असुविधा से कहीं अधिक होगा? मुझे पता है कि पुलिस बहुत क्षमाशील और मित्रवत होती है, लेकिन जहां एक लाश हो वहां वे भी सीमा खींचते हैं। शायद तुम मुझे बगीचे में गाड़ने जा रही हो या नाले में फेंक दोगी? बताओ जरा। महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह आगे बोले, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने काम पर लगो, मुझे अपने गायन अभ्यास करने दो। यह सुनो, यह है मेरा ईन ऑल्ट। उसने अपना सिर पीछे झटक कर वहीं तीखी पक्षियों जैसी सीटी निकाली जो पिछली शाम इलाम बाजार पर गूंजी थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के सिर के ऊपर जो ग्रेटिंग थी वह इलाम बाजार की ओर खुली थी और वह आवाज साफ साफ बाहर आसमान में फैल गई। उसने फिर से चीख लगाई और नीचे अस्तबल में खड़ी घोड़ी ने जोर जोर से खुर पटकने और लातें मारने शुरू कर दी। मिसेस रहीमतुल्ला हंसने लगी। अगर तुम उन जिप्सियों के झुंड पर भरोसा कर रहे हो तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उन्हें आज सुबह ही इलाम बाजार से भगा दिया था। तुम अकेले हो। तुमने अपने पत्ते बहुत बुरी तरह खेले हैं। असल में तुम इतनी बड़ी असफलता हो कि अब तुम मुझे चिढ़ाने लगे हो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की आंखें उनके चश्मे के पीछे कठोर और चिंतित थीं, लेकिन उनका भोला और विनम्र हाव भाव अब तक जस का तस था। असफलताओं की बात करें तो उन्होंने कहा, तुम्हारी सफलता कहां है? तुम शुरू में जितनी थीं उससे बेहतर हालत में तो हो नहीं। तुम्हारे पास चैलिस भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहाँ है। मैं मूर्ख थी जो पहले नहीं सोचा। वो पूर्वी विंग के उस गुप्त कमरे में है जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया, बिल्कुल वहीं। ये तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था जब मुझे पता चला कि चैपल में जो कप था वो नकली है। मुझे आज रात चैलिस मिल जाएगा। वह पूर्ण आत्मविश्वास से बोल रही थी, ऐसे जैसे कोई दूसरा विकल्प हास्यास्पद हो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की मुद्रा तन गई। समझ गया, उन्होंने नरमी से कहा। उन्होंने अपने चश्मे उतारे और जेब में रख लिए। मंडेर में अब काफी अंधेरा हो चला था और यद्यपि वे पूरी तरह अनजान नहीं थे, फिर भी उसका हमला इतनी तेजी से हुआ कि वह चौंक उठे। उन्हें महिला के सफेद कमीज वाले हाथ की एक झलक दिखी और अगले ही पल उसकी चाबुक की पट्टी उनके चेहरे पर सीधी पड़ी और उन्हें पीछे दीवार से टकरा दिया। उन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर सोचने की फुर्सत नहीं थी। मिसेस रहीमतुल्ला अब उसी शांत, कुशल और खतरनाक अंदाज में उन पर वार कर रही थी जिससे उसने नीचे खड़ी बौखलाई घोड़ी को वश में किया था। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए हाथ उठाए और पीछे की ओर लड़खड़ाए जब उसने उन्हें कोने में धकेला। वह उनके पीछे बढ़ी, पैर से भूसे की परतों में कुछ टटोलती हुई। आखिरकार उसे जो चाहिए था वह मिल गया। उसने एड़ी के एक तेज झटके से लोहे की चटखनी खोल दी और उस युवक को नीचे उछाल दिया जहां उन्मत्त खुरों का तूफान था। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और किसी तरह फर्श के जाल के किनारे पकड़ लिए। एक भयंकर क्षण तक वह हवा में लटका रहा। मिसेस रहीमतुल्ला नीचे झुककर उस फाटक को वापस बंद करने के लिए उसके हाथों पर लात मारी, जैसे कोई रास्ते से कंकड़ हटाता है। फिर उसने फंदे की डीली रस्सी से दरवाजा ऊपर खींचा और चटखनी चढ़ा दी। बिटर एलोज जितनी भयभीत थी अपने बॉक्स में हुई इस अचानक घुसपैठ से, उतने ही भयभीत थे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अपनी उतनी ही अचानक हुई गिरावट से। वह पीछे हट गई, अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई, चीखती हुई। उसके अगले पैर हवा में बेकाबू ढंग से मार रहे थे। यही क्षणिक राहत मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की जान बचाने वाली थी। अस्तबल के कोने में छत से लगभग 4 फीट नीचे एक पुरानी ढंग की लोहे की घास की टोकरी लगी हुई थी, इतनी नीचे कि घोड़ी आसानी से अपने मुंह से चारा खींच सके, जबकि बाकी चारा जमीन या मीनंजर में गंदा होने से बचा रहता। जब मिसेस रहीमतुल्ला ने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की उंगलियों को झटक कर नीचे गिराया तो वे सीधे नीचे लकड़ी की मेनंजर में आ गिरे। उसी वक्त बिटर एलोज उनके ऊपर उछली। उन्हें उड़ते खुरों से जितना बचाया जा सके उतना खुद को कोने में दबाकर उन्होंने सिर घास की टोकरी की सलाखों से टकरा दिया। डरी हुई और चिड़चिड़ी घोड़ी एक बार फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई, अंधेरे में बेतहाशा पांव पटकती हुई।
भैरवनाथ मुखर्जी ने लोहे की टोकरी की ओर छलांग लगाई, खुद को खींचकर उसमें चढ़ा लिया और आखिरकार दुबक गया। उसका सिर और कंधे उस फाटक के नीचे दबे हुए थे जिसे फिर से चटखनी लगाकर बंद कर दिया गया था, जबकि बिटर एलोज उसके पैरों से 6 इंच नीचे उसे काटने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि इस क्षण में भी वह मिसेज रहीमतुल्ला की योजना की सादगी और दुष्टता पर हैरान था। अगर कोई अजनबी किसी रेस हॉर्स के बॉक्स में बुरी तरह कुचला हुआ और शायद पहचान के बाहर पाया जाता तो एक झूरी के मन में बस एक ही बात आती, खासकर यदि वह महिला यह साबित कर दे कि वह आदमी अस्तबल में किसी गलत इरादे से घुसा था। 12 ईमानदार सफुक के लोग इसे कविता समान न्याय, पोएटिक जस्टिस का मामला समझते। उसका सिर और कंधे अब भी चाबुक की मार से जल रहे थे और उसका शरीर उस असहज मुद्रा में धीरे धीरे सुन्न हो रहा था जिसे वह ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता था। वह ध्यान से सुनने लगा। बिटर एलोज अब काफी शांत हो चुकी थी, हालांकि वह अब भी गुस्से में फुंकार रही थी और उसकी पूंछ अंधेरे में सरसराती हुई घूम रही थी। बाहर आंगन में हलचल सी हो रही थी। मिसेज रहीमतुल्ला और उसके साथी लुटेरे निकलने की तैयारी में थे। उसने महसूस किया कि महिला का कोई ठोस योजना अवश्य है और यह सोचकर उसका दिल बैठ गया कि टावर पूरी तरह असुरक्षित था। सिर्फ प्रतीक भाई और कुछ नौकर जो सब अचानक चौंक जाएंगे। यह सिर्फ एक हिंसक डकैती नहीं थी, बल्कि चुने हुए लोगों की एक टोली द्वारा किया गया अपराध था। हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। ऐसी टोली का असफल होना लगभग असंभव था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि क्या और कहां खोजना है। एक बार अगर यह वारदात सफल हो जाती तो उन्हें पकड़ पाना कोलकाता पुलिस के लिए भी लगभग असंभव होता, क्योंकि खजाने को कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। अपने ऊपर और उस औरत पर गुस्से में भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे धीरे उस जोखिम भरे टोकरी जैसे झूले में ऊपर उठने की कोशिश की और सिर और कंधों की पूरी ताकत लगाकर फाटक को धकेलने की कोशिश की, उल्टी दिशा में, यानी उसकी कड़ी के विरुद्ध। एक डरावनी चरमराहट हुई और उसने डर के मारे महसूस किया कि यह फाटक नहीं बल्कि वह स्टेपल्स, लोहे की कीलें थीं जो उस टोकरी को सहारा दे रही थीं, जो अब ढीली पड़ रही थीं। उसने अपनी व्यर्थ कोशिश रोक दी और फिर दुबक गया जब बिटर एलोज ने उस आवाज से डरकर एक बार फिर उछलना शुरू कर दिया। उसी क्षण उसे अपने सिर के ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई व्यक्ति मंडेर में चुपचाप चल रहा था। वह कोने में और सिकुड़ गया। एक पल को डर लगा कि शायद मिसेज रहीमतुल्ला वापस आ गई है, यह सुनिश्चित करने कि घोड़ी ने अपना काम ठीक से किया या नहीं। उसका डर और बढ़ गया जब फाटक की चटखनी खिसकी और दरवाजा धीरे धीरे नीचे आने लगा। अगले ही क्षण एक बिजली की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नीचे आई और बिटर एलोज फिर से पीछे हट गई, बाहर की दीवार से लात मारती हुई टकराने लगी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी पूरी तरह शांत रहे, पर अंदर से उनकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं। फाटक और थोड़ा खुला और एक कोमल अमेरिकी आवाज आई, कहो भैरवनाथ मुखर्जी, तुम हो वहां? युवक इतनी जोर से चौंका कि टोकरी के स्टेपल चरमराने लगे। प्रोफेसर पारेख, उसने फुसफुसाया, अरे तुम हो वहीं? मुझे लगा कि उसने तुम्हारा काम तमाम कर दिया होगा। रुको जरा, मैं ये दरवाजा पूरा खोलता हूं, फिर तुम ऊपर चढ़ाना। फाटक नीचे की ओर झुका। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर झुका लिया। 1 मिनट बाद प्रोफेसर की मदद से वह खुद को एक बार फिर मंडेर में ऊपर खींच लाया। अमेरिकन ने पीछे फाटक बंद कर दिया और चटखनी चढ़ा दी। मुझे लगता है अब आना सबसे सही समय था, वह बोला। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या यह घोड़ी ने किया? नहीं, वो तो उसकी मालकिन है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कटु स्वर में कहा। आपने मेरी जान बचाई प्रोफेसर। आप आखिर यहां पहुंचे कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने उठकर अपने घुटनों से धूल झाड़ी, फिर उत्तर दिया, मंडेर में अस्तबल की अपेक्षा ज्यादा रोशनी थी और भैरवनाथ मुखर्जी उसके छोटे सजे धजे शरीर को शंटुंग सूट में देख सकता था, साथ ही उसकी सफेद वैन डाइक दाढ़ी से बनी तीखी त्रिकोणीय आकृति को। एक बात मेरे मन में आई, उन्होंने शांत स्वर में कहा, एक ऐसा बिंदु जिसे शायद तुमने नजरअंदाज कर दिया हो। तो मैं साइकिल पर बस यूं ही चल पड़ा। उम्मीद थी कि शायद तुम्हें ढूंढ लूं। वो रुके। मैं समझ गया था कि तुम कहां हो,
जब पारुल ने मुझे बताया कि वो उन जिप्सियों से मिलने गई थी। मैं इलाम बाजार के चारों ओर घूमता रहा जब तक कि तुम्हारी कार नहीं मिल गई। तब मैं पूरी तरह निश्चित हो गया। वैसे तुम्हारे टायर काट दिए गए हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अब भी उन्हें इस तरह देख रहे थे मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हों, और प्रोफेसर का स्वर उसी कोमल सटीकता से जारी रहा मानो वे अपनी लाइब्रेरी में एक सामान्य बातचीत कर रहे हों। मैं आज दोपहर उस महिला से मिलने गया, वे बोले। अपना कार्ड भिजवाया और कहा कि कुछ साल भर के घोड़ों के बारे में बात करनी है जो शायद उन्हें रुचिकर लगे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि वो नहीं मिल सकती, और जो आदमी मिला उसने मुझे सामने के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था। मैंने अनुमान लगाया कि वे तुम्हें कैदी बनाए रखेंगे, और जब मैंने अस्तबल को देखा तो सोचा कि इससे बेहतर कैदखाना और क्या हो सकता है। तो मैं एक खाली बॉक्स में चुपचाप घुस गया। मैं यहां लगभग 2 घंटे से हूं। वे रुके, फिर शांत स्वर में जोड़ा, देखो, मेरी राय में तुम्हारा आज रात टॉवर लौटना बेहद जरूरी है। आप यहां पहुंचे कैसे? भैरवनाथ मुखर्जी ने फिर पूछा, अब भी बूढ़े सज्जन के इस अविश्वसनीय रूप से सामान्य व्यवहार से चकित। प्रोफेसर हल्के से हंसे। मैं एक घोड़े के बॉक्स में छिपा रहा जब तक मैंने उस औरत को घोड़ी के साथ झंझट करते नहीं देखा। हे भगवान, मुझे लगा वो घोड़ी को मेरे ऊपर ही डाल देगी। तो मैं एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। मैं वहां मुश्किल से 15 मिनट ही रहा होऊंगा कि मैंने तुम्हें यहां उसके साथ बात करते सुना। अब मेरी सुनने की शक्ति पहले जैसी नहीं रही, तो मैं पूरी बात तो समझ नहीं पाया कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन तुम्हें फाटक से गिरते हुए सुना और फिर उसे बाहर जाते सुना। दरवाजा खोलने में थोड़ी परेशानी हुई, और कुछ समय बाद ही मुझे एहसास हुआ कि तुम कहां थे। बाकी तुम जानते ही हो। मैं महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वो औरत तो मुझे सच्ची कहूं तो एक शैतानी बिल्ली, हेलकैट लगती है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने चेहरे पर पड़ी चोट को महसूस किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा। प्रोफेसर ने उसका हाथ छुआ। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, उन्होंने कहा। मेरे बारे में मत सोचो, मैं खुद लौट जाऊंगा। अगर वे असली चैलिस पर हमला करने वाले हैं तो वो आज रात ही होगा। इसीलिए मैं आया हूं। एक पुरानी परंपरा है जो मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता ना हो। मुझे ऐसे विषयों में रुचि है, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में रह गई। बूढ़ा पिलानी ने मुझे महीनों पहले बताया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन इधर उधर की बातों में भूल गया। उसने अपनी आवाज और धीमी कर ली। टॉवर का जो गुप्त कमरा है उसमें एक खिड़की है, लेकिन कोई स्पष्ट दरवाजा नहीं, जैसा कि तुम जानते हो। अब वारिस की 25वीं वर्षगांठ की रात उस खिड़की में एक दिया जलता है, सूर्यास्त से लेकर मुर्गे की बांग तक। देखो, वह तेजी से बोलते गए, भैरवनाथ मुखर्जी की दबाई हुई आवाज की परवाह किए बिना। पुराने जमाने में उस रात बड़ी पार्टी होती थी तो पूरा घर रोशनी में नहाया होता था, लेकिन इस बार कोई पार्टी नहीं है। अब उस कमरे की स्थिति कोई भी देख सकता है, रात 10 बजे से सुबह तक, समझे? और इतना ही नहीं, उन्होंने जोड़ा, दरवाजे को प्रकट करने के लिए भी आज रात कुछ खास इंतजाम जरूर होंगे। अगर अभी किसी ने टॉवर पर धावा बोला तो उन्हें बहुत स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं कि वो कमरा कहां है, अगर उन्हें पता हो कि किस मंजिल पर और किस दिशा में देखना है। ऐसा मौका फिर शायद 30 साल बाद ही आएगा। मुझे लगता है तुम्हें वहां मौजूद रहना चाहिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कुछ देर तक चुप रहे। मैंने सोचा था कि वहां एक रोशनी जरूर होगी, उन्होंने अंत में कहा, लेकिन यह नहीं समझा कि इतनी देर तक जलेगी। मुझे वो परंपरा नहीं पता थी। आप सही कह रहे हैं, मैंने समय का गलत अनुमान लगाया। उन्होंने खिड़की की ओर रुख किया। शायद वे जा चुके हैं। अस्तबल का आंगन खाली पड़ा था, लेकिन उन्होंने घर के सामने खड़ी बड़ी कार की एक झलक देखी। हमें बाहर निकलना होगा, उन्होंने कहा। हम उसी रास्ते से चलेंगे जिससे आप आए थे। प्रोफेसर उन्हें साथ लेकर पास वाले मंडेर की सीढ़ी से नीचे उतरे और फिर खाली बॉक्स में घुसे। अगले ही क्षण उनके मुंह से खींच भरी आवाज निकली। हम अंदर से बंद हैं, उन्होंने कहा। हमें ऊपर लौटकर दूसरी तरफ से जाना होगा। अगर यहीं फंस गए तो समझो खत्म।
उस गेट के ऊपर जो सामने वाला कमरा है उसमें एक खिड़की है, भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचते हुए कहा। मैं वहां पूरे दिन बंद रहा हूं, मुझे लगता है मैं वहीं से बाहर निकल सकता हूं। सौभाग्यवश दोनों मंजिलों के बीच की जुड़ी हुई दरवाजे खुली हुई थीं और वे चौकोर रास्ते से घूमते हुए फिर से फाटक के ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए। वहां मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी एकदम रुक गए और प्रोफेसर, जो थोड़ा हाँफ रहे थे, उन्हें पकड़ कर आ गए। बाहर कहीं से एक अत्यंत विचित्र शोर उठने लगा था। हैक, प्रोफेसर बोले, ये क्या था? लेकिन मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी पहले ही खिड़की पर पहुंच चुके थे। अरे हमारी प्यारी मिसेज सारा, उन्होंने तेज सांस लेते हुए कहा। मैं तो समझा था वो सब इलाम बाजार से उन्हें भगाने की बकवास थी। उन्होंने प्रोफेसर का हाथ पकड़ा और खिड़की की ओर खींचा। दोनों नीचे के दृश्य को देखने लगे। दृश्य अत्यंत असाधारण था। इलाम बाजार पर अब भी सूरज का लाल टुकड़ा जल रहा था और हवा तेज हो चली थी। जिस पल उन्होंने साथ में झांका, एक विशाल काला आकृति आकाश के खिलाफ स्पष्ट दिख रही थी, जो इमारतों की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, वे पहचान सके कि वह क्या थी। वह जर्जर चारा बैंक था जिसे पारुल ने सुबह जिप्सी कैंप में देखा था, जो अस्त व्यस्त और उत्साही व्यक्तियों से भरा हुआ अस्तबल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वे खिड़की से बाहर दीवार की ओट में छुप गए थे, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ जब लोहे के फाटक तोड़े गए। चारा बैंक सामने प्रकट हुआ। डेलाज कार के पहिए को उड़ाकर गेटवे में आकर रुक गया। शोर भयावह था। जिप्सियों की तीखी आवाजें, ब्रेक की चीखें और मिसेस रहीमतुल्ला के अजीबोगरीब घर के सदस्य गालियां देते हुए हमलावरों पर टूट पड़े। अराजकता फैल गई। अपने अस्तबल में पिट्टर एलोज लकड़ी पर लातें मारती रहीं, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। अनगिनत लोग उस वाहन से बाहर निकलकर घर और अस्तबल पर चढ़ दौड़े। मिसेस रहीमतुल्ला के अनुयायियों ने इस अप्रत्याशित हमले का मुकाबला अपने तरीके की बर्बरता से किया। प्रोफेसर ने खिड़की की सलाखें पकड़ रखी थीं और खिड़की से आंखें हटाए बिना सीटी बजाई। वाह, यह तो अब तक की सबसे गंदी लड़ाई है जो मैंने देखी है, उन्होंने कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दूसरी खिड़की से जूझ रहे थे, जिसे दिन भर में उन्होंने ढीला कर दिया था। उन्हें मेरा संकेत मिल गया, उन्होंने आखिरकार कहा। मैंने हफ्तों पहले उन्हें इसके लिए तैयार किया था। संकेत मिलने पर हमला करना था, नहीं मिलने पर 10 बजे आना था। लुग ने कल उन्हें संकेत दिया, इसलिए वे दिन भर इंतजार करते रहे। ये लोग और रेस गैंग पुराने दुश्मन हैं। जिप्सी और रेस गैंग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने कोई बंदूक की आवाज नहीं सुनी, प्रोफेसर ने कहा, लड़ाई को लगभग बाल सुलभ उत्साह से देखते हुए। ये बंदूकें इस्तेमाल नहीं करते। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को अब चिल्लाकर बोलना पड़ा, क्योंकि कांच टूटने और लकड़ी चटखने की आवाजें शोर में जुड़ गई थीं। उन्हें बंदूकें पसंद नहीं, पकड़े जाने पर स्थिति बिगड़ जाती है। उनके अपने तरीके काफी असरदार हैं और थोड़े गंदे भी। कौन जीत रहा है पता लगाना मुश्किल है, प्रोफेसर ने कहा। मुझे तो सब एक जैसे दिखते हैं। लगता है टॉवर पर हमला तो नाकाम हो गया। मिसेस रहीमतुल्ला चिनोय कहीं नहीं दिख रही हैं। वे अचानक चुप हो गए जब एक पिस्तौल की गोली की आवाज आई। वो मनोज शाही होगा, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वो आदमी फांसी पर चढ़े बिना नहीं मरेगा। जो कोई भी था, प्रोफेसर ने कहा, उसे पकड़ लिया गया है। वे रुके। तुम्हें कार की आवाज सुनाई दे रही है? इतने शोर में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, भैरवनाथ मुखर्जी ने गड़गड़ाहट के बीच खिड़की की सलाख निकालते हुए कहा। यह तो जैसे नरक का कोई प्राचीन ईसाई संस्करण है। भैरवनाथ मुखर्जी, प्रोफेसर अचानक मुड़े। बाहर हत्या हो रही है। तुम्हारे जिप्सी मित्रों को इससे बचना मुश्किल नहीं होगा। मारने से ज्यादा अपंग करने में विश्वास रखते हैं, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, खिड़की से बाहर निकलते हुए। तुम जिप्सियों को नहीं जानते प्रोफेसर। सुबह तक उनका कोई नामो निशान नहीं होगा। वे बिखर जाएंगे और देश के हर कोने में गायब हो जाएंगे। कुछ लोग तो बस लड़ाई के लिए जीते हैं। आज उनके लिए त्योहार जैसा दिन है। देखो, उन्होंने कहा नीचे उतरते हुए, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहीं रुको। मैं नीचे से दरवाजा खोल दूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अरिंदम के दोस्त हो। कोई भी जिप्सी तुम्हें सुरक्षित जाने देगा। मत भूलना अरिंदम,
मैं मिसेज रहीमतुल्ला के पीछे जा रहा हूं। आपने जो आज रात मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े आदमी ने फिर से खिड़की की ओर देखा। बेटा, मैं इसे एक भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, उन्होंने कहा। यह तो शिक्षा है। नीचे जा रहा हूं, भैरवनाथ मुखर्जी गुनगुनाए और गायब हो गए। वह 4 बैंक के बीचों बीच नीचे कूदे, जो अब इस हंगामे के बीच शांति का स्थान था, और कोई हथियार ढूंढने लगे। उनके पैर किसी कठोर चीज से टकराए और उन्होंने नीचे हाथ डालकर एक बोतल पाई। उन्होंने अपने रूमाल को हाथ पर बांधा और बोतल को गले से पकड़ लिया। फिर धीरे से गाड़ी से बाहर निकले और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों की चटखनी खोल दी। सब ठीक है प्रोफेसर, उन्होंने अंधेरे में धीरे से पुकारा। फिर बाहर धीरे से कदम रखते हुए वे घर की ओर बढ़ने ही वाले थे कि उन्होंने एक आकृति को अपनी ओर आता देखा, हाथ ऊपर उठा हुआ। भैरवनाथ मुखर्जी ने सहज ही हाथ बढ़ाया और बोले, जोराबर। हाथ नीचे गिर गया। अरिंदम? खुद, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, और फिर जिप्सी को छाया में खींचते हुए पूछा, वो औरत कहां है? भाग गई, जिप्सी ने तुरंत कहा। एक छोटी सी लाल मोटर में गई। उसके साथ वो बंदूक वाला भी जा रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। भाग गई? भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। अकेले? आदमी ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, शायद नहीं। वो मोटर पिछवाड़े खड़ी थी जब हम अंदर घुसे। 10 मिनट हो गए। रस्सी का एक गुच्छा लेकर गई है। कुछ लोग उसके पीछे गए हैं शायद, लेकिन अब तक तो वो दूर निकल गई होगी। भैरवनाथ मुखर्जी का सिर सिहर उठा। मिसेज रहीमतुल्ला में लोहा जैसे हिम्मत थी। उसे खोने के लिए कुछ नहीं था, और अगर असली चैलिस उसके हाथ लग गया तो वह सुरक्षित थी। उसने जिस निसंकोच से भैरवनाथ मुखर्जी को मारने की कोशिश की थी, उससे यह स्पष्ट था कि वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वह जिप्सी की ओर मुड़े। मैं उनके पीछे जा रहा हूं, उन्होंने कहा। हालांकि कैसे जाऊं ये भगवान ही जाने। सुनो जोराबर, ऊपर एक बूढ़ा आदमी है, अरिंदम का दोस्त है, उसे बाहर निकाल देना। मिसेज सारा को मेरा प्यार कहना। हम हुल मेले में मिलेंगे, अगर उससे पहले नहीं तो। अब इन सबको समेटो और भागो यहां से। जिप्सी ने सिर हिलाया और चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अब तक अधिकांश लड़ाई घर के भीतर पहुंच चुकी थी, जहां गिरोह के ज्यादातर लोग भाग चुके थे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी आंगन पार कर रहे थे, जो अब टूटी बोतलों, खून और फटे हुए कपड़ों से भरा हुआ था, और इलाम बाजार की ओर बढ़े। बाहर अब भी अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था। तेज हवाओं में बादल उड़ रहे थे और तारे बहुत पास दिख रहे थे। जैसे ही वे अस्तबल के पास से गुजरे, एक काला साया उभरा और उन पर झपटा। उन्होंने अपने हथियार से वार किया, जो किसी कठोर चीज से टकराया। उनका हमलावर गिर पड़ा। उन्हें मेजर का लाल चेहरा जमीन पर दिखा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके मन में सिर्फ एक विचार था, मिसेज रहीमतुल्ला और रस्सी का गुच्छा। वे गैराज में पहुंचे तो देखा कि वह खाली था, सिवाय मनोज शाही की अचेत पड़ी देह के। डेलाज कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, और वह लाल फ्रेजर नैश, जिसमें मिसेज रहीमतुल्ला टॉवर की ओर जा रही थी, भी गायब थी। प्रोफेसर की साइकिल ही एकमात्र विकल्प थी, जो न तो तेज थी न ही वहां थी। उन्हें एहसास हुआ कि एकमात्र उपाय है कि वह जिप्सी कैंप की ओर भागे और मिसेज सारा से घोड़ा उधार ले। वे इलाम बाजार पर उत्तर पूर्व दिशा में एक सीधी रेखा में दौड़ पड़े। तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने रुककर पीछे देखा। एक आदमी घोड़े को लिए तेजी से आ रहा था। अरिंदम, वह आदमी धीरे से बोला। कौन है? जोए? भैरवनाथ मुखर्जी ने आवाज पहचानी। मिसेज सारा का बेटा जोए, जो घोड़ों का विशेषज्ञ था। वह पास आ गया। जोराबर ने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा। ऊपर जो बूढ़ा है उसने कहा था कि तुम्हें निकलना है। ये लो, इसे ले लो। जोए ने सिर की झटका देकर घोड़े की ओर इशारा किया। सावधान रहना, आधे घंटे तक एकदम ठीक चलेगी, उसके बाद थोड़ी जंगली हो सकती है, लेकिन है बड़ी शानदार, है ना? भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी बात समझी। जोए ने, जो व्यापार के लिए लड़ाई से ज्यादा उत्सुक था, मिसेज रहीमतुल्ला के अस्तबल से घोड़ा चुरा लिया था और अब उसे भैरवनाथ मुखर्जी को सौंप रहा था। जैसे ही भैरवनाथ मुखर्जी ने लगाम पकड़नी चाही, उसकी नजर घोड़ी के सफेद टखने पर पड़ी। वह चौंक पड़ा। हे भगवान, तुम्हारे पास तो बड़ी हिम्मत है, उसने कहा।
यह तो बिट्टर एलोज है, इसे वे फांसी देने वाली के रूप में रखते हैं। कोई बात नहीं, जोए ने कहा, आधे घंटे तक बिल्कुल मेमने जैसी चलेगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने इसे कुछ पिलाया है। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी ओर देखा। घोड़ी का सिर गर्व से ऊपर था, लेकिन आंखों में अपेक्षाकृत शांति थी। घोड़ी पर काठी नहीं थी और ऐसी सवारी पागलपन ही लग रही थी। जोए ने उन्हें झाड़ू की टहनी थमा दी। जल्दी करो, वह फुसफुसाया, काम पूरा होने पर इसे छोड़ देना। मैं इसके पीछे कुछ लेकर आऊंगा जिससे यह मीलों पीछा करेगी। तुम तो सैंक्चुअरी जा रहे हो ना? भैरवनाथ मुखर्जी ने इलाम बाजार की ओर देखा। सैंक्चुअरी 5 मील दूर था। हो सकता है मिसेस रहीमतुल्ला वहां तक पहुंच चुकी हो। धन्यवाद, जोए, उन्होंने शांति से कहा। सैंक्चुअरी ही सही। और वे हल्के फुर्ती से बिट्टर एलोज की चमचमाती पीठ पर सवार हो गए। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।